हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो, अपन इस चैप्टर में ना क्या कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पर ना, उसका अपन ने फर्स्ट लेक्चर किया था। उसमें हमने स्टिमुलस के बारे में समझा था, सेंस ऑर्गन्स के बारे में समझा था, और भी जो चीज़ें थी, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ न्यूरॉन देखे थे हमने, सेंसरी न्यूरॉन है ना, रिले न्यूरॉन, मिक्स न्यूरॉन, तो वही बात हो गई। उसके बाद मोटर न्यूरॉन, उनकी बात की थी, है ना। तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। और आज जो हैं वो हम लास्ट में, अच्छा लास्ट लेक्चर के बिल्कुल एंडिंग में मैंने क्या कराया था आप लोगों को, मैंने आपको एक पूरा फ्लो चार्ट बनाए थे, जिसमें हमने देखे थे कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से हमारे पास? एक तो है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस जिसको बोलते हैं। एक है हमारे पास पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद सीएनएस में भी हमने देखा था क्या, सीएनएस के दो पार्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देन उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट थे, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। ये सारी बातें हम कर चुके थे। ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के भी नेमिंग हम एक तरह से वो पूरा फ्लो चार्ट हम बना चुके थे, देख चुके थे। तो आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार लास्ट लेक्चर देखना, उसके बाद फिर आप ये लेक्चर देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जो भी चीजें हैं आप क्या कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे, और आज हम नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद आपके जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो कौन कौन से रह जाएंगे? सिर्फ रह जाएगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस, और हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, बस। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। हाँ भाई, हमें सबसे पहले पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी, कुछ ऐसा एक फ्लो चार्ट सा बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। हमने सबसे पहले बात की थी कि भैया हमारे ब्रेन है सबसे पहले, देन ब्रेन के, नहीं ब्रेन नहीं है, सॉरी, नर्वस सिस्टम है ना सबसे पहले। अरे मिट जा यार, तो भी नाटक कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो। हाँ भाई, सबसे पहले क्या था हमारे पास? नर्वस सिस्टम था, है ना। नर्वस सिस्टम के बाद हमारे पास दो चीजें आई थी। कौन कौन सी आई थी? एक तो आया था, ब्रेन ही पढ़ना है ना, तो बार बार ब्रेन ही लिखा जा रहा है। सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक हमने पढ़ा देखा था पीएनएस। तो एक तरह से हम देखोगे ना, तो पीएनएस की तो बात हम कर चुके, क्योंकि पीएनएस में क्या आ रही है, न्यूरॉन्स आ रही हैं। पेरिफेरल न्यूरॉन्स आ रही थी, क्रेनियल न्यूरॉन्स आ रही थी। उसी में हमने न्यूरॉन से अलग टाइप पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि उनके फंक्शन क्या है, उस हिसाब से हमने पढ़े थे कि भाई सेंसरी न्यूरॉन थे, मोटर न्यूरॉन थी, उनके बारे में हम बात कर चुके थे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो इस सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिटेल से समझेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। कोई जल्दी तो अपन को है नहीं, है ना। चलो, तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने सीएनएस के बारे में क्या लिखा है भाई? कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल सही बात है, दो चीजों से मिलकर बनता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सही बात है भाई, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट्स द, ये मेन प्रोसेसिंग सेंटर है। जैसे एग्जांपल से, जैसे हमारे पहले पीसी हुआ करते थे, कंप्यूटर हुआ करते थे। कंप्यूटर में मेन प्रोसेसिंग सेंटर जैसे सीपीयू होता था ना, सीपीयू। तो सीपीयू जो है ना हमारी बॉडी का, वो क्या है? सीएनएस है। सीएनएस इज द सीपीयू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का क्या है? सीपीयू है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ना, वही पे यहाँ पे क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है यहाँ पे बात? चल, यहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए जगह है ना। मोटर न्यूरॉन को कमांड करने के लिए जगह है। इंटर, ऐसा समझो कि जैसे मैंने किसी, मेरे मतलब मैंने किसी हॉट प्लेट को टच किया, ठीक है, तो सिग्नल मेरी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कहीं पे भी जाएंगे, सिंपल सी चीज है। तो वो जिस सिग्नल जाएंगे, तो जिस एरिया में जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? सेंसरी एरियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरी एरियाज। उसके बाद उस सीएनएस के अंदर कोई रेस्पॉन्स बनेगा, तो जो रेस्पॉन्स बनना है ना, वो होता है आपका इंटीग्रेट करना।
है ना। इंटीग्रेट का मतलब है जो रेस्पॉन्स बन रहा है वो, दैट इज इंटीग्रेशन। नाउ उसके बाद क्या होगा, उन जो भी रेस्पॉन्स बना है उनको मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होगा, आगे भेजा जाएगा जिस भी इफेक्टर ऑर्गन मसल्स तक, इफेक्टर ऑर्गन जो भी है, चाहे मसल्स है चाहे ग्लैंड्स है, जो भी है वहां तक भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम किसका होता है, अपना सीएनएस के होता है, जिसमें दोनों ही चीज आती है, ब्रेन आती है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। स्पाइनल कॉर्ड मेनली क्या होती है, आपके रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ना, जो सडन के मूवमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्मफुल कंडीशन में बचाने का काम करते हैं, वो वाले मूवमेंट देखेंगे, इनके बारे में भी हम समझेंगे। अच्छा भाई, एक बात सोचो, हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जब इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि भाई उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको हम थोड़ा सेफ रखते हैं, बचा के रखते हैं। रखते कि नहीं रखते। हम मोबाइलों पे क्या करते हैं, कवर चढ़ाते हैं, हम मोबाइलों पे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे हम उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। हम चाहते नहीं कि उनका नुकसान हो, बचा के रखते हैं, प्रीशियस है हमारे लिए। उसी तरह हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब चीजें क्या है, प्रीशियस चीजें हैं। इनको हम नुकसान होने दे नहीं सकते, और नुकसान ना होने देने के लिए क्या होता है, इनकी भी कवरिंग की जाती है। कवरिंग लाइक प्रोटेक्शंस। तो सबसे पहले हम देखें तो हार्ड कवर होता है बोन का, जैसे ब्रेन जो है एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर होता है, उस बोनी स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या, क्रेनियम। क्या नाम होता है, क्रेनियम। स्कल या फिर क्रेनियम, एक ही बात है। और वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, उस वो अंदर से खोखली है, होलो होलो है, और उसके अंदर क्या है, पूरा स्पाइनल कोड है। तो वर्टिब्रल कॉलम एंड स्कल, ये क्या है, ये हार्ड है, हार्ड कवरिंग है, बोनी कवरिंग है। अब हार्ड कवरिंग किससे बचाएगी भाई, ये दोनों चीजें है ना जो बोन्स वाली, ये दोनों किससे बचा रही होंगी आपका, एक तो स्कल और एक आपका वर्टिब्रल कॉलम। ये आपके सीएनएस को किस चीज से बचा रही होगी, कहीं ये सीएनएस को मैकेनिकल इंजरी से नहीं बचा रही होगी क्या, किससे, इंजरी से। क्लियर है, इंजरी से बचा रही होगी। हाँ, उसके बाद यहां पे ना 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। 3 मेम्ब्रेन्स देखो, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं, स्कल, स्कल के जस्ट नीचे मेम्ब्रेन, फिर मेम्ब्रेन और फिर मेम्ब्रेन, ऐसे 3 मेम्ब्रेन की लेयर होती है। और ये तीनों मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। इनके नाम क्या क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट मेनिंजेस होती है उसका, मेनिंजेस होती है उसका नाम होता है ड्यूरामेटा। ड्यूरामेटा, ठीक है। मिडिल वाली जो मेनिंजेस होती है उसके नाम होता है क्या, अराकेनोइड मेटा, ठीक है। और जो सबसे अंदर इंटरनल जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है आपका पिया पाया, जो भी तुम बोलना चाहो, मैटर, इट्स अप टू यू। तो ये तीन क्या है हमारे पास, ये तीन है हमारे पास मेनिंजेस। इनको क्या बोला जाता है, मेनिंजेस बोला जाता है। देखो ये नहीं, मेनिंजेस, ये क्या है हमारे पास, मेनिंजेस। और इनके अंदर, इनके बीच में क्या भरा है, एक लिक्विड फील्ड है। क्या भरा है, लिक्विड फ्लूइड फील्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीएसएफ, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अब होता क्या है, जैसे देखो, ये एक मेम्ब्रेन, मूवमेंट हो गया क्या, हाँ यार मूवमेंट हो गया, एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद ये दूसरी मेम्ब्रेन, फिर आ रहा था ये, एंड देन दिस थर्ड मेम्ब्रेन। इन तीनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या फील्ड होता है, एक लिक्विड फील्ड होता है ना, एक लिक्विड फील्ड होता है। और इस लिक्विड को हम कहते हैं क्या, सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, क्या नाम है इसका, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएर। अब ये क्या कर रहा है, देखो मैकेनिकल इंजरी से किसने बचाया, हमारे से डंडा किसी ने मारा है ना, सिर पे किसी ने डंडा मारा, तो किससे बचाया, कौन बचाएगा उसको, बोनी स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब मैकेनिकल इंजरी से कौन बचा रहा है, बोन बचा रहा है। लेकिन जैसे हम जंप करते हैं, जंप करते समय हमारा ब्रेन ऐसे शेक करता है, तो उस शेक के समय वो हड्डी से ना टकराए, बोनी स्ट्रक्चर से ना टकराए, तो एक तरह से कुशनिंग का काम बोन कर रहा है यहाँ पे। मैकेनिकल शॉक से कौन बचा रहे हैं, आपकी मेनिंजेस बचा रही है, ये तीनों ड्यूरामेटर एंड आर्कनोइड मेनिंजेस बचा रही हैं, प्लस में आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये दोनों मिलके आपके ब्रेन को किससे बचा रही हैं, मैकेनिकल शॉक से, ठीक है, मैकेनिकल शॉक से बचा रही है, कुशनिंग का काम कर रही है, साथ में ये नरिशमेंट का भी काम कर रही है। तो ये आपका मेन जो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है, कि भाई किस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है भाई, बिना प्रोटेक्शन के तो अपन छोड़ नहीं सकते, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपन को, है ना, ऐसे। चलो तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, क्लियर होगा आई थिंक ये वाली बातें अपन को। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की, अपने दिमाग की बात करते हैं छोटी सी, ठीक है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गन, भैया देखो कॉम्प्लेक्स तो है ही बहुत ज्यादा, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं ब्रेन में, समझ रहे हो, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, तो कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होगा, है ना, और इम्पोर्टेंट क्योंकि भैया ये खत्म तो आदमी खत्म, है ना, ये खत्म तो पर्सन फिनिश, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेंटर है किसके लिए, हमारी थॉट के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, इमोशन के लिए, लैंग्वेज के लिए, एंड ऑल द वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस, बहुत सारे वॉलेंट्री, वॉलेंट्री तो सारे, और कुछ कुछ इनवॉलेंट्री भी, दोनों ही चीजें, है ना। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या है सर, ये तो नए शब्द नए वर्ड्स आ गए, देखो वॉलेंट्री का मतलब है ऐसे एक्शंस, ऐसे एक्शंस जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल पे, है ना। जैसे ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मेरे को ऐसे मूव करना है, नीचे मूव करना है, नीचे मूव कर रहा है, मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, जब मेरा मन कर रहा है मैं इसको यहाँ ले आ रहा हूँ, यहाँ ले आ रहा हूँ, यहाँ ले आ रहा हूँ, यहाँ ले जा रहा हूँ, है ना। ऐसे ही इस हाथ का मेरे को मूवमेंट करना है, ऐसे मूवमेंट कैसे भी करना है, ये सारे मूवमेंट मैं बोल रहा हूँ, ये सारे मूवमेंट जो हो रहे हैं ये कैसे आपके वॉलेंट्री एक्टिविटीज, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हार्ट बीट, तुम चाह के भी नहीं रोक सकते यार, कभी मन किया यार, बचपन से ना हार्ट चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, थोड़ी देर थक गया होगा, थोड़ा रेस्ट दे दिया अपन, हैं, ऐसे सोच के अपन क्या करें, अपने हार्ट को रोकना चाहे, क्या रुक जाएगा, क्या नहीं रुकेगा, कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो। क्लियर है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिफरेंस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, ह्यूमन ब्रेन को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से हैं भाई, पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये तीनों पार्ट में आपको बता चुका था कि तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब हमें क्या करना है, एक एक ब्रेन की स्टडी करनी है। फोर ब्रेन को अगर आपको याद हो तो फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन सा, एक तो था सेरिब्रम, और एक हमने डायंसी फेलोन बोला था, है ना, सेरिब्रम एंड डायंसी फेलोन, ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। देन सेरिब्रम को भी फर्दर फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब, इनमें डिवाइड किया था। डायंसी फेलोन को थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनमें डिवाइड किया था। तो ये सारे डिविजन हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट में कर चुके थे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है भाई, सबसे पहले हमारे पास फोर ब्रेन की स्टडी करनी है हमको। फोर ब्रेन में हम सबसे पहले देख रहे हैं किसको, सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है भाई, आपका सेरिब्रम है, ठीक है। ये देखो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट हमारे ब्रेन का, हायर लेवल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग,
है ना, मेमोरी, इंटेलिजेंस, वॉलेंटरी एक्शंस, परसेप्शन ऑफ टच, स्मेल, हियरिंग, साइट, यानी ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, और पोर्शन हमारा सेरिब्रम। तो कितनी हायर लेवल ऑफ एक्टिविटीज कर रहा है, हम सोच रहे हैं, हमारी मेमोरी, हमें टच का पता लग रहा है, हम जो देख रहे हैं वो चीज, हम जो सुन रहे हैं वो चीज, हम क्या बोल रहे हैं, ये हर एक चीज कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सेरिब्रम पार्ट कर रहा है। जब इतनी सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इस पार्ट को सबसे बड़ा तो होना ही है कि नहीं भाई, इतने सारे एक्टिविटीज एक साथ परफॉर्म कर रहा है तो भाई ऑब्वियसली बात है इसका साइज बड़ा होना चाहिए। छोटे साइज में तो ये सारी चीजें हम इसको नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एरियाज होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने बात की फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है इस सेरिब्रम का पार्ट है, इसके मेन काम कान कौन से, हमारे पास स्पीच है, हायर मेंटल एक्टिविटीज, बोलना, और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते हैं ना, जो हम हाई लेवल आईक्यू जिसे हम बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो बोलते हैं, वो कौन प्रोवाइड कराता है, आपके फ्रंटल लोब की वजह से। देन पैराइटल लोब, पैराइटल लोब से हमें क्या पता लगता है, हमें टेस्ट का, स्मेल का, टच की जो रिसेप्शंस होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें पैराइटल लोब से मिलते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास टेम्पोरल। देखो टेम्पोरल वर्ड जो है ना वो ज्यादातर आपके हियरिंग से काम आता है, तो ऑडिटरी रिसेप्शंस होते हैं यहाँ पे, जो सिग्नल हमें बाहर से जो हमारे कानों के थ्रू आते हैं, ऑडिटरी रिसेप्शंस, उनको हम टेम्पोरल लोब से सुनते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, ओसिपिटल लोब। देखो ओसिपिटल, ओसिपिटल आपके हमेशा विजुअल से रहते हैं। जैसे ओसी वो था ना, कौन सा था, ओसिपिटल लोब ही था यार, छोड़ो। ठीक है, यहाँ से हमारे विजुअल यानी आंखों से देखने के जितने सिग्नल जाते हैं वो किस हिस्से में जाते हैं, ऑसिपिटल लोब की तरफ। तो ये तो हमारे फोर ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट था सेरिब्रम, उसके बारे में जानकारी होगी कि भाई सारी चीजें करता है, बहुत सारी काम करता है, अलग अलग एरियाज होते हैं हमारे इसके पास, है ना, अलग अलग एरियाज है, स्पीच, हायर मेंटल स्किल, अलग अलग एरियाज है। एक सेकंड बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, अगला हमारा फोर ब्रेन का पार्ट दैट इज डायंसीफेलोन। अब देखो कमाल की बात, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहाँ है, फोर ब्रेन में, और स्मॉलेस्ट पार्ट भी कहाँ है, फोर ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट भी फोर ब्रेन में, सबसे छोटा पार्ट भी फोर ब्रेन में। सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़े पार्ट की हमने बात की कर ली है, लार्जेस्ट पार्ट की। अब हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट की, जिसमें दो चीज आती है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। रिले स्टेशन, देखो ये थैलेमस जो है रिले स्टेशन है फॉर सेंसरी इंपल्सेस, स्मेल के अलावा। ठीक है, रिले क्या होता है, देखो मान लो यहां से टच का सिग्नल आ रहा है, टच का सिग्नल आ रहा है, अब यहाँ पे फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में एक एरिया है, कौन सा एरिया है, देखो यहाँ पे, ये देखो कौन सा एरिया है, पैराइटल लोब। कौन सा लोब है, पैराइटल लोब है। तो भैया ये जो पैराइटल लोब है, ऐसे चार लोब है मान लो इसमें, एक सेकेंड, ये देखो, मान लो ये फोर ब्रेन है, इसके अंदर चार लोब कर दिया। अब यहां से सिग्नल आया है टच का, किसका सिग्नल आया है, टच का सिग्नल आया है। तो अब इस सिग्नल को कहाँ भेजना है, तो एक रिले सिस्टम बनाता है कौन, थैलेमस, कि भैया टच वाला है तो पैराइटल लोब में भी जाएगा, तो पैराइटल लोब में भेज दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक हियरिंग का आया है, किसका आया है, देखो स्मेल को छोड़ के बाकी हियरिंग का आया है, हियरिंग को कहाँ भेजेगा ये, भैया टेम्पोरल में भेज दिया मान लो इसने। ठीक है, एक विजन का आया, विजन का सिग्नल आया, विजन का कहाँ भेजा इसने, ऑसिपिटल में भेज दिया। ठीक है, स्पीच का सिग्नल है, स्पीच का कहाँ पे गया इसने, फ्रंटल में भेज दिया। तो इस तरह से सिग्नल्स को ब्रेन के अलग अलग हिस्से में पहुंचाने का काम जो रिले फंक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका थैलेमस कर रहा है। समझ में आ गया रिले फंक्शन का? क्लियर है बात इससे आज तक? ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस को। देखो हाइपोथैलेमस की जब हम बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस का ना हम
ज्यादातर चीजें हम हाइपोथैलेमस में एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा काम करता है। लेकिन उसके अलावा नर्वस सिस्टम में भी ये काफी हेल्प करता है। कौन कौन से हमारे पास काम है इसके देख लेते हैं भाई। बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाती है, कर पाती ही नहीं। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी क्या होते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें कई बार माइग्रेशन करना पड़ता है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ये सब चीजें अलग अलग चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं, एडेप्टेशंस करने पड़ते हैं एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। लेकिन हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी क्या कर सकती है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। उसकी पावर किसी के पास है, हाइपोथैलेमस की वजह से। ठीक है, हंगर, थर्स्ट, स्लीप साइकिल, इमोशंस, ये सब चीजें हमारे क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। और हाइपोथैलेमस लिंक करता है हमारे नर्वस सिस्टम को हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से, क्योंकि यहीं से ही सिग्नल जाते हैं। हाइपोथैलेमस को ना पता है एक्चुअली बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो मास्टर ग्लैंड होती है ना, दैट इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या करती है, हमारी बॉडी के जो अदर ग्लैंड्स है ना उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है कि भैया किससे कितना हार्मोन कब रिलीज करवाना है और कब निकलते हुए हार्मोन को बंद करवाना है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा, पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी से ये काम कौन करवा रहा है, हाइपोथैलेमस करवा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्लियर है बात। और ये पिट्यूटरी से काम करवा रहा है और नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए बोलते हैं ये लिंक करता है। ये क्या करता है, लिंक करता है किसको, नर्वस सिस्टम को, किससे, एंडोक्राइन सिस्टम से। तो यहाँ पे हमारे पास फोर ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट था सेरिब्रम, उसके बारे में पढ़ लिया। एक जो हमने स्मॉलेस्ट पार्ट था डायंसिफेलोन, इसके दो पार्ट थे हमारे पास, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसके बारे में हमने बात सारी कर ली है। क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं मिड ब्रेन पे। देखो मिड ब्रेन का कोई ज्यादा ऐसा खास काम आपके इस लेवल पे दे नहीं रखा है, तो हमें भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही है कि भैया पहली चीज तो ये फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है किससे, हिंड ब्रेन से। कनेक्शन एक ब्रिज है जो फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है। साथ में ये कुछ क्या करते हैं, रिले, रिले वही वाली चीज याद है ना, कि भैया कहाँ से सिग्नल ब्रेन के किस हिस्से में भेजना है, उस चीज पे भी काम करता है। सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन एंड रोल इन विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस जानते हो ना, जैसे विजुअल रिफ्लेक्सेस, आप प्रेस करो, आपके आंखों के आगे किसी ने एकदम से फ्लैश लाइट जला दी तो आपके आंखें तुरंत क्या होगी, बंद होगी, ब्लिंक कर जाएगी, तुरंत बंद होगी। तो ये क्या हो गया, आपके विजुअल रिफ्लेक्स हो गए। ऑडिटरी रिफ्लेक्स मतलब हियरिंग वाले, आप चल रहे हो, आपको किसी ने पीछे से आवाज दी और ऐसे कहा कि भाई बच, पत्थर आ रहा है, तो आप एकदम से बिना देखे आप तुरंत झुकोगे। तो जो विजुअल और ऑडिटरी रिएक्शंस होते हैं ना, रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनमें हेल्प कौन करता है, आपका मिड ब्रेन हेल्प करता है। क्लियर है। तो एक तो ये जंक्शन बना रहा है आपके फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। साथ में ये क्या कर रहा है, कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस पे भी कंट्रोल कर रहा है, जो ऑडिटरी या विजुअल की वजह से आ रहे हैं, यानी देखने या फिर सुनने की वजह से आ रहे हैं। टच की वजह से आ रहे हैं तो वो स्पाइनल कोड कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई, है ना। चलिए अब हम देखते हैं भाई हिंड ब्रेन। ये पीछे वाला ब्रेन है ना, इसके बारे में बात करते हैं। हिंड ब्रेन है, सबसे पहले इसके तीन पार्ट है। एक तो है सेरिबेलम, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम है। सेरी सेम है, यहां तक स्पेलिंग सेम है, उसके बाद ये बेलम हो जाता है और वहां पे ब्रम हो जाता है। तो बेलम और ब्रम, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ब्रम मतलब किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है ना। और बेलम किसका पार्ट है, आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। क्लियर। चलो सेरिबेलम जो है ना, ये बैक ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल बैक में रिस्पॉन्सिबल होता है और रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैलेंसिंग का, मेंटेनिंग पोस्चर, हमारी पोस्चर कैसे मेंटेन है, बैलेंस करने का, मसल टोन, है ना। ये मैं ऐसे ये लिख रहा हूं तो ये मेरे को हाथ को, मेरी उंगलियों को बैलेंस करना पड़ रहा है ना, ये कौन कर रहा होगा, ये सेरिबेलम कर रहा है। आप ऐसे साइकिल चलाते हो, है ना, साइकिल गिर नहीं जाए, बैलेंस करते हो आप साइकिल को, कैसे कर पा रहे हो,
सेरिबेलम की वजह से। आप कोई भी चीज सीख रहे हो, लर्निंग की काम कर रहे हो, वो कौन कर रहा है आपका, ये वहां पे, यहाँ पे जो बैलेंसिंग के काम है उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है। क्लियर है? चलो, तो एक तरह से बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम आपका कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास पोन्स। पोन्स की अगर हम बात करें तो पोन्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करते हैं और ब्रीदिंग एंड स्लीप में कंट्रोल करते हैं। ब्रीदिंग यानी सांस लेना, एक तरह से इनवॉलेंट्री एक्शन है। ज्यादा देर आप खुद की सांस खुद रोक के, नहीं मरने के तो बोलने ही नहीं है, नहीं कर सकते, कुछ नहीं भाई, है ना, मतलब खुद की सांस ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकते, आपको खुद की सांस लेनी ही पड़ेगी। खुद नहीं रोक सकते, किसी और से हेल्प ले सकते हो रुकवाने के लिए, लेकिन खुद नहीं रोक सकते। समझ गए ना? चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा के। ये हमारे बॉडी के नॉर्मली जितने भी इन्वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, ज्यादातर उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग यहाँ पे भी थी, रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पे भी है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, ऊपर नीचे वो ना, स्वेलोइंग, हम चीजें निकलते हैं, कफिंग, स्नीजिंग एंड वोमिटिंग, ये सब वो इन्वॉलेंट्री एक्शंस है जो कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लांगाटा। साथ में ये मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, ये कनेक्ट करता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि ये ब्रेन का सबसे लास्ट टेल पार्ट है, और वहां से ही स्टार्ट होती है आपकी क्या, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। तो ये एक तरह से ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है कौन, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो यहाँ पे आपका ब्रेन भी यानी हिंड ब्रेन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेन की जितनी भी बातें थी हमने सारी कर ली है, सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये देखो ब्रेन के बारे में देख रहे हैं। भाई देखो, ब्रेन में ये सबसे बाहर अजीब सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम नेमिंग अपने हाथों से कर देते हैं। ये क्या है भाई, क्रेनियम, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कल। क्लियर है? ये जो पार्ट, ये जो फोल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। यही है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम, है ना, फोर ब्रेन का पार्ट है। और ये पूरा आपका क्या हिस्सा है, ये है आपका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस, आई थिंक, हाँ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हो गया। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। ठीक है, और क्या है भाई, और हम बात करें तो ये जैसे पेड़ सा दिख रहा है ना, ये ये क्या है, ये आपका है क्या, सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। और ये पार्ट आपका क्या हो गया, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन हो गया। देन यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट हो गया लास्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो ही रही है, तो ये सबसे लास्ट पार्ट हो गया आपका मेडुला। ठीक है, और ये पार्ट हो गया आपका पोन्स, है ना, ये आपके मेन नेमिंग हो गए ब्रेन के। अच्छा, एक चीज और सुनो, जो मैंने लिखी नहीं है, कि आपके नहीं है, पर हम फिर भी एक बार समझ लेते हैं। देखो, हमारे ब्रेन जो है ना, वो ऐसे दो हाफ्स में डिवाइड है, दो हाफ्स। और हाफ सर्किल को ना हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। तो दो हाफ है, एक तो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, सैरी दोनों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये पूरा डिवाइडेड है आपका, लेफ्ट, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब कमाल की बात यह है कि ये जो फंक्शन है ना, जैसे यहाँ पे ये हमारे ब्रेन के दो पार्ट, ठीक है, यहां से हमारी राइट साइड से हमारी लेफ्ट बॉडी कंट्रोल होती है, और लेफ्ट साइड से हमारी राइट बॉडी कंट्रोल, जैसे क्रॉस में चलता है ऐसे। भैया यहाँ से जो है ना, इस हिस्से से मेरी ये वाली बॉडी कंट्रोल हो रही है, और इस हिस्से से मेरी ये वाली बॉडी कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों हेमिस्फीयर है ना, जो आपस में जुड़े होते हैं, और इनको जोड़ने के लिए एक टिश्यू काम में आता है ना, कनेक्टिव टिश्यू होता है, टिश्यू जो कनेक्ट करता है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को, उसका नाम होता है कॉर्पस कॉलोसम। कॉर्पस कॉलोसम। ठीक है,
Corpus callosum is the tissue that connect right hemisphere to the left hemisphere. क्लियर है बात यहाँ पे? चलो यहाँ पे आपके ब्रेन की बात कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से रिलीज हो रही है आपकी? जहाँ मिड ब्रेन है वहां से नीचे जा रही है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व्स फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगाटा। कहाँ से? देखो हमने इसीलिए बोला था मेडुला ऑब्लंगाटा को लास्ट पार्ट है, कनेक्ट करता है ब्रेन को। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में जा रही है। ये किसके पाथवे है ना? पाथवे है बिटवीन ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच का एक तरह से रास्ता है, ब्रिज है ये। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का काम ये करता है, मेन काम इसका रिफ्लेक्स एक्शन का ही है। स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम अपना रिफ्लेक्स एक्शन का ही है, वही हम समझेंगे अभी। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो कभी सुना होगा यार इसके रिफ्लेक्सेस तो बहुत तेज। सोच के देखो, क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, 150 के ऊपर से बॉल आ रही, 150 स्पीड बॉल इतने से छोटे एरिया में आ रही है, तो कितनी स्पीड से बॉल आ रही है, तो रिफ्लेक्सेस एकदम से इतने तेज होने चाहिए कि आपको दिख जाए, है ना, वो बॉल भी आती हुई दिख रही है, रिफ्लेक्सेस तेज है तो आप इतनी स्पीड पे भी शॉट मार सकते हो, होता है ना। तो रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। जैसे भाई ऐसे चल रहे हैं, अचानक से आपके पैर में क्या लगा? कांटा लगा। अब कांटा जब लगेगा आपका पैर, आप अपने आप आपका पैर से वहीं रुक नहीं जाएगा। जैसे आपके पैर में कांटा लगेगा आपका पैर रुकेगा नहीं, आप तुरंत पैर हटाओगे, हटाओगे ना, तुरंत विद इन सेकंड आप पैर को हटाओगे, हटाओगे ना। ये क्या हुआ? ये रिफ्लेक्स मूवमेंट हुआ, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट। और कांटा लगा, सिग्नल गए स्पाइनल कॉर्ड से, उसने ब्रेन के वापस भेजा पैर के पास कि ये पैर उठाओ, पैर उठाया, तुरंत हम कांटे को हटाते। ठीक है, तो ये होते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट। तो क्या होते हैं, बस समझ लेते हैं इस चीज को। देखो भाई, रिफ्लेक्स एक्शंस आर द रैपिड इनवॉलेंट्री एंड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स। ऑटोमेटिक बोल दिया सर, बहुत क्विक होते हैं, है ना, इनवॉलेंट्री होते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ऑटोमेटिक होते हैं, अपने आप होते हैं, है ना, विदाउट कॉन्शियस होते हैं, बिना हमारी मतलब कॉन्शियसनेस के, बिना हमारी जानकारी के हो जाते हैं, है ना। और बिना इसमें ब्रेन के कंट्रोल भी, बिना ब्रेन हमारा कंट्रोल नहीं करता है इसमें। ठीक है, तो हमारी बॉडी को हार्मफुल स्टिमुलस से बचाने के लिए मेनली ये काम होता है। हार्मफुल जितने भी खतरनाक स्टिमुलस होते हैं उनसे बचाने के लिए मेनली क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है ना। अब एक रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरेशन में, एक जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे भाई रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? हमारे पास कोई स्टिमुलस आएगा, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले स्टिमुलस आएगा। अब स्टिमुलस को कौन सेंस करेगा? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन रिसेप्टर के थ्रू इसको कहाँ भेजेगा? सीएनएस में। और सीएनएस में भी मेनली कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। और किस न्यूरॉन के थ्रू जाएंगे ये सिग्नल? ये जाएंगे कौन से? सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, अब सीएनएस के अंदर कौन सी न्यूरॉन होगी? सर सीएनएस के अंदर होगी मिक्स न्यूरॉन, यानी रिले न्यूरॉन। तो यहाँ पे कौन सी न्यूरॉन आपकी कनेक्ट कर रही होंगी? रिले, रिले न्यूरॉन होंगी। रिले न्यूरॉन से क्या होगा? सिग्नल जाएगा, यहाँ पे जो भी रेस्पॉन्स होगा वो क्रिएट होगा, और कहाँ पे जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन मसल्स पे। कहाँ पे जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन मसल्स पे जाएगा, और उससे क्या होगा? आपका रेस्पॉन्स क्रिएट होगा। क्लियर है? तो ये जो रास्ता है, एक नर्व इंपल्स का पूरा रास्ता, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, देखो भाई वही चीजें हैं। सबसे पहले रिसेप्टर की बात करते हैं। एक सेंसरी ऑर्गन है जो भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा। सेंसरी न्यूरॉन है ना, वो सिग्नल को कहाँ भेजेगी? जो हम बात कर चुके हैं, रिले न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, इफेक्टर है। ये सारी बातें हमने पहले ही कर ली है। कब कर ली है सर? यहाँ पे कर ली है। ये पूरे रास्ते में ही हमने यही बातें करी हैं जो हमने देखा है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे दे रखी है
स्टिमुलस है टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझा रखा है कि हमने क्या किया है, गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है। और जब हम गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो हमारी जो स्किन में हीट रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर जो है, वो क्या करेंगे, रिसेप्ट करेंगे। वहां से सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होंगी, रिले न्यूरॉन होंगी जो सिग्नल को प्रोसेस करेंगी और उसके बाद मोटर न्यूरॉन में भेजेंगी। मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, सिग्नल को इम्पल्स बाइसेप्स मसल्स में भेजेंगी, यहाँ के मसल्स में भेजेंगी कि भैया कांटेक्ट हो जाओ। अब जैसे मेरा हाथ यहाँ पे गर्म प्लेट है, उस पर टच है, जैसे मेरी मसल्स यहाँ से कांटेक्ट हो जाएंगी तो मेरा हाथ टच से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तुरंत हट जाएगा, सिंपल। तो इफेक्ट क्या होगा, बाइसेप मसल कांटेक्ट होंगी, जिससे क्या होगा, हैंड विड्रॉ हो जाएगा क्विकली फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, तुरंत हट जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, जिस समय ये चीजें हो रही होती है, ये स्पाइनल कोड रिफ्लेक्स एक्शन चल रहा होता है, उसी समय ब्रेन के पास क्या होता है, एक सिग्नल भेजा जाता है। साइमल्टेनियसली ए सिग्नल आल्सो सेंड टू द ब्रेन, सो यू इवेंचुअली बिकम अवेयर ऑफ द पेन आफ्टर द एक्शन, कि ये सब होने के बाद आपको पता लगे कि यार अभी अभी मेरे साथ ये हुआ है, और अगली बार मुझे ध्यान रखना है कि मैं इससे अपना हाथ दोबारा ना जला लूं। तो ब्रेन को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, भाई देख ऐसे ऐसे घटना हुई है अभी, और ज्यादा है ना, थोड़ा अब संभल के रह ले। हाँ, एक बार तो मैंने बचा लिया, स्पाइनल कोड भी लाइक, भाई एक बार तो मैंने बचा लिया, अब तू जाने तेरे काम जाने, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन करके बता देती, ठीक है। तो एक बार फर्स्ट टाइम में तो स्पाइनल कोड रिफ्लेक्शन करके बचा लेती है बॉडी को, और तुरंत बॉडी को सिग्नल भेज, ब्रेन को सिग्नल भेज देती है कि भाई देख अभी भी ये हुआ है, ये इससे हमारे क्या है, बॉडी को खतरा है, तो अगली बार ये चीज होने से बचा लियो, रोक लियो, है ना। बढ़िया सिस्टम है इनका, है कि नहीं। चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है हमारी रिफ्लेक्स एक्शन के, देखो रिफ्लेक्स एक्शन के इंपॉर्टेंस क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा, बहुत सिंपल सी चीज, हमारी बॉडी हार्म होने से बच रही होगी, क्योंकि ब्रेन का जो रेस्पॉन्स होगा ना, वो थोड़ा सा स्लो होगा। जब तक हमारे हाथ से ब्रेन पे सिग्नल जाएगा, ब्रेन क्या करना है वो सोचेगा, क्योंकि ब्रेन क्या है, थिंकिंग ऑर्गन है, वो जब तक सोचेगा उसके बाद फिर वापस सिग्नल भेजेगा, तब तक तो हाथ का काम हो चुका होगा बढ़िया तरीके से, है ना, हाथ फ्राई हो चुका होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस चीज को बचाने के लिए, एक्चुअली में बॉडी को डैमेज से बचाने के लिए किसका काम आता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन काम आता है। बॉडी को बचाते हैं डैमेज से, क्विक रेस्पॉन्स करके, तुरंत रेस्पॉन्स करके बॉडी को डैमेज से होने से बचाते हैं। गर्म तेल में हाथ चला गया, विद इन सेकेंड हम एकदम से हटाते हैं, अगर ज्यादा देर रख लिया तो पता चला हाथ का फिंगर फ्राइज बन रही है, समझ रहे हो, फिंगर फ्राइज बन रही है। चलो, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, इनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, साथ में ये ना ब्रेन का बर्डन भी कम। अब सोचो, ब्रेन ऑलरेडी इतने सारे काम कर रहा है, उसके ऊपर से इसको इन्वॉलेंट्री एक्शंस के काम यानी रिफ्लेक्सेशन के काम भी इस पे ऊपर थोप दिए जाते। वो भी कहता भाई इतना सा मैं ब्रेन हूँ, है 1400 साढ़े 1350 to 1400 ग्राम का मैं हूँ, है ना। फीमेल्स में कम होता है बाय द वे वेट, मतलब ऐसे मैं नहीं कह रहा, ठीक है, फीमेल्स में बाय द वे थोड़ा 150 ग्राम कम होता है, समझ रहे हो? चलो, तो ब्रेन का बर्डन भी रिड्यूस कर देता है ना, रेस्पॉन्स को खुद ही अपने आप करके ब्रेन का थोड़ा सा बर्डन भी कम कर देता है। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, सारी बातें हम कर चुके हैं इस चैप्टर में। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी हमने अब तक के लेक्चर्स में देख ली है, 2 लेक्चर हमने देखे हैं, 2 लेक्चर में अपना नर्वस सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचा है क्या, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। 2 चैप्टर, 2 लेक्चर, 2 टॉपिक, 2 लेक्चर, चैप्टर तक, ठीक है, समझ में आ गया। इजी है, कोई ज्यादा ऐसा हार्ड नहीं है, थोड़ी सी चीजें याद करनी है, समझने का है ना। इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसे लाइफ प्रोसेस था उससे कंपैरिजन में काफी छोटा चैप्टर है। तो अच्छे से पढ़ना है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हमको क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आए तो हमको कमेंट्स में डाउट लिखने हैं, और कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना है तो वो भी लिखना है कमेंट्स में, ठीक है।
अभी के लिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगले जो भी टॉपिक होगा यानी कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट जो होगा, उस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। थोड़ी सी एनसीईआरटी की आप इसकी रीडिंग करना घर जाके। एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करनी होती है, कभी भी हो कैसे भी हो, एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करनी ही करनी है, ठीक है ना। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो।